बार आर पार की लड़ाई है, इससे कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। हम रहे न रहे, लेकिन ईवीएम को रहने नहीं देंगे। और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज का होगा। अगर ईवीएम हटेगी तो ही देश बचेगा, अगर ईवीएम हटेगी तो ही संविधान बचेगा, अगर ईवीएम नहीं हटी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री संविधान के विरुद्ध जाके लगातार काम कर रहा है। इस देश की जनता का नौकर, इस देश की जनता का नौकर है वो। उसको अधिकार देश की जनता ने दिए हैं संविधान के माध्यम से, और लोगों को डरा रहा है कि जो भी ईवीएम पर सवाल खड़ा करेगा उसको नोटिस भेज रहा है। तो साथियों, अगर ये चुनाव ईवीएम से हो गया, आप मोदी सरकार को रोक नहीं पाएंगे कि हाँ लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र होगा। और राजतंत्र में संविधान की क्या जरूरत है? राजा अपने आप में सब कुछ है, घर में बैठने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई सड़क की है, सड़क पर ही लड़ी जाएगी। और हमें बताना है उन आतताइयों को, अहंकार में डूबे हुए उन सत्ताधीशों को। इस देश में 99% से ज्यादा लोग नहीं जानते कि जिस व्यवस्था से चुनाव कराया जा रहा है वो क्या है, कैसे काम करती है। बस अंधे होकर सारे के सारे बटन दबाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? इससे ज्यादा हम सभी लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखों को, डूब मरने वाली बात क्या होगी? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पहले था कि हर अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को यह पता रहे कि वो जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहा है, जिसको वोट दे रहा है, उसी को उसने वोट दी है और उसकी वोट उसी के खाते में गिनी जाएगी? क्या व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए? दुनिया के वो बड़े बड़े देश जो हमसे ज्यादा बड़े हैं, हर मामले में शक्तिशाली हैं, पैसे वाले हैं, ज्ञानवान हैं, सबने ईवीएम बनाई और छोड़ दी। इसलिए ईवीएम में धांधली होती है। लेकिन इस देश में कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है, और हम लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सिर्फ आज 31 तारीख है, इस साल की आखिरी दिन, 12 बजे से नई साल शुरू हो जाएगी। और अगर इस सरकार ने समय पर चुनाव कराए तो जनवरी और फरवरी का महीना है, केवल यही 60 दिन हैं। इन्हीं 60 दिन में इस भारत की, इसका भविष्य क्या होगा, तकदीर और तस्वीर दोनों निश्चित होंगी। इन्हीं 60 दिनों में अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ लिए, अगर आप अपनी औलाद को बचाने के लिए लड़ लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए लड़ लिए, तो तस्वीर कुछ बेहतर होगी। नहीं तो कितनी विद्रूप, कितनी भयानक तस्वीर होगी, इसका आपको अंदाजा नहीं है। जो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा। जिन्होंने उन्हें लेके आए राजनीति में, उनका सफाया किया पहले, और अच्छे अच्छे तुर्रमखा बनते थे। सारे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को इसी चुनाव में ठिकाने लगा दिया कि नहीं लगा दिया? लगा दिया ना? कैसे लगा दिया, कैसे कर दिया, और कैसे इतना विश्वास है? वही प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव की जीत के बाद संबोधित करने जाते हैं तो कहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव की सभी सीटें जीतेंगे। सभी, पूर्ण बहुमत की बात नहीं, सभी सीटें, 543 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। कैसे संभव है? कोई कितना ही भी हो बड़ा, कितना ही मजबूत हो, कितना भी लोग प्यार करते हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन वो दावा कर रहे हैं, और पिछला जो अनुभव है वो बता रहा है, अगर वो दावा कर रहे हैं तो वो ये कर भी देंगे अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो। और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज का होगा। वही बहुजन समाज जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर भाई नीरज पटेल ने आपके सामने उकेरी, जो चाहते हैं कि ऐसा बहुजन समाज होना चाहिए। लेकिन यह बहुजन समाज अगर आज लड़ा नहीं तो कल यह बहुजन समाज ही नहीं रहेगा। इसको गुलाम बनाने की सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो इस स्थिति में लड़ना किसको है? बताओ हाथ उठा के कि लड़ना किसको है? इन सबको लड़ना भाई
कैमरे वाले कहां हैं, जरा दिखाओ। नेशनल दस्तक वाले, भाई पीछे वाले खड़े, इन्हें नहीं लड़ना, दिखाओ इन सबको। लड़ना इनको है, किसके खिलाफ लड़ोगे? सुनाई नहीं आए, आवाज सुनाई नहीं आई। किसके खिलाफ? ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ लड़ोगे? बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। अगर ईवीएम हटेगी तो ही देश बचेगा, अगर ईवीएम हटेगी तो ही संविधान बचेगा, अगर ईवीएम नहीं हटी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री संविधान के विरुद्ध जाके लगातार काम कर रहा है। क्या है संविधान के विरुद्ध काम? संविधान के विरुद्ध काम है कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, धर्म व्यक्तिगत मामला है। आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आप मानो, कौन मना करता, लेकिन प्रधानमंत्री का धर्म नहीं है, गृह मंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, मंत्रियों का, इनका धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। अगर इनका व्यक्तिगत धर्म है तो अपने घर में पूजा करें, लेकिन प्रधानमंत्री मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर का शिलान्यास करवा रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन करवाने के लिए भाषण दे रहे हैं कि सब आओ और ना आ पाओ तो अपने घर में दिए जलाओ। आ रही समझ में बात? यानी धर्म की चादर में आपको बांधकर और इस देश में पाताल की गहराइयों में आपको दफन कर देना है, यह सारी व्यवस्था की जा रही है। तो साथियों, मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आप समझते हो कि अब विपक्ष लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। स्थिति कितनी भयानक है, मैं दो उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं। इस देश में जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, यानी देश के जो नागरिक हैं, जो उनकी नागरिकों ने एक आयोग बनाया, इलेक्शन में क्या क्या धांधली हुई है इसको देखने के लिए। 2021 में बना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर इसके अध्यक्ष रहे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और जज, आईएएस ऑफिसर्स, एडवोकेट, आईपीएस ऑफिसर, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, प्रोफेसर, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, सबने मिलकर, उनकी संख्या कितनी है? 6,500। एक तरह से देखा जाए तो भारत का दिमाग है, पूरा थिंक टैंक, ब्रेन है। इन 6,500 लोगों ने रिसर्च करके बताया, अपनी रिपोर्ट तैयार की कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी होती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को 6,500 इन योग्य लोगों ने साइन करके लेटर भेजा और कहा कि भैया हमें मिलने का समय दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। कौन है इलेक्शन कमीशन? इस देश की जनता का नौकर, इस देश की जनता का नौकर है वो। उसको अधिकार देश की जनता ने दिए हैं संविधान के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए, यानी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिए हैं। और जिस समय इलेक्शन होता है उस समय उसी की सारी ताकत होती है, किसी और की कुछ नहीं होती, न चलती। इतने अधिकार दिए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो बिल्कुल आम जैसे लोग होते हैं उनकी तरह नौकर है जनता का। और उस जनता के 6,500 नुमाइंदे उससे मिलने का समय मांग रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहा। यही नहीं, जो 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के जो 28 पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर जो लेटर लिखा कि भाई जो जिस तरह से चुनाव होता है, वीवीपैट की पर्ची उस जो मतदाता है उसको दे दो ताकि वो देख ले और उसे डिब्बे में डालने दो, डिब्बे में डाल के और उसकी गिनती कराओ, सारी उसकी गिनती कराओ। वोट तो वही है ना, अगर उसकी गिनती नहीं है तो वोटों की गिनती तो नहीं हो रही ना, तो वोट वो है, उसकी गिनती कराओ और इसके लिए मिलने का समय दो। उनको भी मिलने का समय नहीं दे रहा है। किस तरह से इसके पास ताकत आ रही है? क्यों? क्योंकि सरकार ने उसे चुना है। और मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति गुलाम हो जाए तो उसे आप कितने अधिकार दे दीजिए, गुलाम गुलाम ही रहता है और आका जो होता है उसी की गुलामी करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। आज इलेक्शन कमीशन यही काम कर रहा है
और लोगों को डरा रहा है कि जो भी ईवीएम पर सवाल खड़ा करेगा उसको नोटिस भेज रहा है। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा है, कई वीडियोस में कहा है, फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेजे, मैं दूंगा उसे उसका जवाब। आ तो सही मैदान में, तब पता लगेगी। वही होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इस आम जनता को, जिसे कानून का पता नहीं, जिसे संविधान का पता नहीं, उसे डराने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 साल से लगातार हम ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तब 100 में से 2 लोग, 1 लोग ईवीएम के खिलाफ बोलते थे। आज देख रहे हैं आप, हर जगह ईवीएम का विरोध हो रहा है, हर जगह ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं, और वकील बोल रहे हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है लगातार। यह स्थिति आई है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं साथियों। ईवीएम को हटाने के लिए अब लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, और उस दिन तक संघर्ष करना पड़ेगा जिस दिन तक यह ईवीएम हट नहीं जाए, और तब तक हम में से कोई भी एक पल, एक दिन चुप नहीं बैठेगा। तभी बचेगा ये देश, तभी बचेगा बहुजन, तभी बचेंगे आप, और तभी बचेंगे आपकी औलाद, आपकी आने वाली पीढ़ी। नहीं तो अपनी आंखों के सामने सबकी तबाही देखना आप। इस चुनाव के बाद मैं बहुत स्पष्ट रूप से जो मुझे दिखाई देता है, इस चुनाव के बाद अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई, ईवीएम से रही, तो निश्चित रूप से आएगी दोबारा। 405 सीटों से ज्यादा की वो सेटिंग कर चुके हैं, और कई पार्टियों को पूरी तरह से सुपड़ा साफ करेंगे, ठिकाने लगाएंगे। ये व्यवस्था वो कर चुके हैं। इसे केवल रोका जा सकता है कि चुनाव ईवीएम से न हो। तो साथियों, अगर ये चुनाव ईवीएम से हो गया, आप मोदी सरकार को रोक नहीं पाएंगे। और अगर मोदी सरकार आ गई, तो फिर जैसे मैंने कहा, वो दोहराता हूं, कि वो दाढ़ी वाला निकल के आवेगा 8 बजे, सफेद दाढ़ी वाला, और कहेगा वोट बंद, और कहेगा कि भारत का संविधान ये खत्म। आज से भारत का संविधान ये है जो मनुस्मृति पर आधारित है, और उस संविधान में उन्होंने व्यवस्था कर ली है कि मुसलमानों को और ईसाइयों को और पारसियों को वोट का अधिकार ही नहीं है। और जिनको अधिकार दिया है उनकी भी व्यवस्था सुन लो। उनको वो अधिकार देकर कह रहे हैं कि इस संविधान के माध्यम से आने वाले समय में, हालांकि वो संविधान सिर्फ दिखावे के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है कि हां लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र होगा। और राजतंत्र में संविधान की क्या जरूरत है? राजा अपने आप में सब कुछ है। राजतंत्र तो थानों से चलता है, अदालतों से थोड़ी चलता है, लोगों से थोड़ी चलता है, वो तो थानों से चलता है। लेकिन फिर भी जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि संविधान के माध्यम से हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को और सिखों को वोट का अधिकार होगा। मुसलमान कभी भ्रम में रहते हो, मुसलमानों को अधिकार नहीं है, ईसाइयों को अधिकार नहीं है, और पारसियों को अधिकार नहीं है। इनको तो यूं ही साफ कर दिया। अब आप हिंदुओं की बात आ जाओ। अगर यह संविधान मनुस्मृति पर लागू होगा, तो मनुस्मृति में आपकी क्या स्थिति है भाई? एससी और एसटी कौन है? ओबीसी कौन है? महिलाएं कौन है? मनुस्मृति के हिसाब से आप सारे के सारे लोग शूद्र हैं, शूद्र। और शूद्र को मनुस्मृति के हिसाब से कोई अधिकार नहीं होता। तो महिलाएं जो इस देश की आबादी है, उनको कोई अधिकार नहीं, और तुम्हें मूर्ख बना के तुम्हारे अधिकार हिंदू कह के छीन लिए, क्योंकि मनुस्मृति में एससी एसटी जो शूद्र हैं, ओबीसी जो शूद्र हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। यह है षड्यंत्र, जिसके माध्यम से आपको अभी नीरज भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आपको मूर्ख बनाया जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप मूर्ख बन जाते हैं, और बनने के बाद फिर कहते हैं अगली बार आना। यह स्थिति है। तो इन सारी स्थितियों में साथियों, अगर आप अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हो, उसका केवल एक ही इलाज है। इलाज है ईवीएम को हटाओ। और जब तक ईवीएम हटेगी नहीं, इस देश में चुनाव हमें होने नहीं देना है। हम इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और मैं आज आप सब जितने भी साथी हैं, वाकई में जो जगे हुए हैं, मैं मानता हूं कि यहां जितने लोग आए हैं ये जगे हुए हैं।
मैं आप सारे साथियों को आमंत्रित करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं, व्यक्तिगत इसी रूप से आया हूं कि आपको निमंत्रित कर सकूं। सारे के सारे मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल, जो भी, जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है और इसके बाद जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचेगी, 6 जनवरी जो अब से 6 दिन बाद है, 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार, दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने की लड़ाई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, सब के सब आओ, सारे लोग, घर में बैठने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई सड़क की है, सड़क पर ही लड़ी जाएगी और हमें बताना है उन आतताइयों को, अहंकार में डूबे हुए उन सत्ताधीशों को, जिन्हें कुछ नजर नहीं आता कि तुम ही नहीं हो, इस देश की जनता सबसे आगे है, इस देश की जनता सबसे महत्वपूर्ण है। यही है जनता जिसके हाथ में ताकत है, और जिस दिन ये जनता सड़क पर आ गई उसी दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। कोई ये समझता हो कि हमें किसी चीज की जरूरत है, तोप तमंचों की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारे सड़क पर आने की जरूरत है, केवल तुम्हारे सड़क पर आने की। इतने दिन से तुम लगातार मुझे देख रहे हो, जिंदा हूं ना अभी आपके सामने, कोई बार भी बाका कर तो नहीं सका, लगातार बोल रहा हूं। और सीधे सीधे उन्हों को चुनौती है जो सत्ता में बैठे हुए मुखिया बने बैठे हैं। आओ मेरे साथ, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। तो 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार, दिल्ली में जंतर मंतर पर 12 बजे सबके सब पहुंचो, इकट्ठा हो, और उसी दिन आपकी संख्या बता देगी कि आने वाला भविष्य आपके बच्चों का कैसा है, मोदी सरकार का कैसा है और ईवीएम का कैसा है। अगर मैदान भर गया तो सुप्रसाद मोदी का यही से ऐलान करता हूं, और अगर नहीं भरा तो तुम्हारा सत्यानाश बच नहीं पाएगा। लिख लेना मेरी बात, बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, देश भर से, दुनिया भर से नहीं, सॉरी, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। जितना इस बार रेस्पॉन्स है ऐसा कभी नहीं था। लगातार लोगों ने टिकट भी करा लिए जो दूर से आ रहे हैं, देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। आप सोच नहीं सकते, त्रिपुरा से, असम से, मणिपुर से, दूर दराज के राज्य हैं, नीचे तमिलनाडु से लेके, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, साथ में इधर राजस्थान, पंजाब, और आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक से लोग आ रहे हैं लगातार। मैं आज इस प्रोग्राम के लिए, डॉक्टर साहब ने मुझे, राजाराम भारती जी ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मेरा प्रोग्राम 23 तारीख से 3 तारीख तक कहीं बाहर था, वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ इसी ईवीएम की वजह से। सो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाह रहा हूं, आ रहा हूं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने सहर्ष मुझे आने के निमंत्रण दिया और मुझे मेरे आने में उन्होंने खुशी जताई। मैं आपके यहां ऐसे ही चला आता हूं, मानता हूं कि आप मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, और अपने परिवार में आने के लिए वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पूछा तो आपने जो सम्मान, जो प्यार दिया, मैं उसका आभारी हूं। बस एक ही बात, ये लड़ाई हम लड़ेंगे साथियों। चिंता मत करना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या नहीं आए। मैं आपके इस मंच से ऐलान करता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन की तमाम विपक्षी पार्टियां हो, कोई भी पार्टी हो, अब की इस बार इस आंदोलन में सबको आना पड़ेगा। मैं इतना मजबूर कर दूंगा, आंदोलन इतना जबरदस्त होने जा रहा है साथियों। मेरा निवेदन आपसे है कि जब उस लड़ाई में मैं खड़ा हूं और जिस लड़ाई को मैं ही शुरुआत कर रहा हूं, उस लड़ाई में मेरा घर, मेरा परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, ताकि मैं सीना तान के कह सकूं, मेरा घर, मेरा परिवार मेरे साथ में, अब आ जाओ जो भी है मैदान में। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, सब आना साथियों। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनकी शिक्षा का सवाल है, रोजगार का, नौकरी का सवाल है, अपने मान सम्मान का सवाल है। बाबा साहब ने अकेले सब कुछ कर दिया,
हमें यहां तक पहुंचा दिया। अगर हम अपने लिए भी नहीं लड़ पाए तो फिर बाबा साहब को मुंह दिखा पाएंगे क्या? उनके सामने सर झुका पाएंगे क्या? उनका मान सम्मान कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे बाबा साहब को हमसे शर्मिंदा न होना पड़े। हम इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ के दिखाएंगे इस बार, और केवल लड़के नहीं, जीत के दिखाएंगे। मुझे मालूम है कि भरतपुर में जहां ये मीटिंग हो रही है, यहां आसपास के कई जिलों के लोग आए हुए हैं। ये भरतपुर केवल एक भरतपुर नहीं है, जिला नहीं है। ये भरतपुर इधर रहा आपका मथुरा, साथ में रहा इसके आपके आगे चले थोड़ा तो ग्वालियर, फिर आपके इधर आ जाए तो कोटा, ये आपके धौलपुर, ये आपका अलवर। इतना बड़ा एरिया है। अगर आप ही ने यहां झंडा खड़ा कर दिया तो पूरे देश में आवाज जाएगी। और आंदोलन, और बता दे रहा हूं आपको, यह ध्यान रखें, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह केवल 6 जनवरी को ही नहीं होगा। 6 जनवरी को शुरुआत है और उसी दिन घोषणा होगी कि आंदोलन क्या होगा, कैसे कैसे होगा, किस दिन होगा। तो उसमें 2-3 चीजें आपको बता देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन का न केवल दिल्ली में घेराव होगा जबरदस्त तरीके से, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर थे हर राज्यों की राजधानी में, वहां भी एक ही समय में घेराव होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो धरना होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसके साथ साथ पूरे देश में पैदल मार्च होगा। इस बार आर पार की लड़ाई है, इससे कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। हम रहे न रहे, लेकिन ईवीएम को रहने नहीं देंगे। इसी आह्वान के साथ आए हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी लाज रखोगे, अपने बच्चों का भविष्य बचाओगे, और 6 जनवरी को 12 बजे जंतर मंतर पर जरूर आओगे। मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे समय दिया, सम्मान दिया, और मैं अभी थोड़ी देर में मैं निकलना चाहूंगा कि कोई कार्यक्रम लगातार है तो मुझे वहां जाना भी पड़ेगा। आप सब मुझे और मेरे सामने बैठे हुए सब मुझे माफ कर देंगे। इस बात के लिए नहीं कहेंगे कि मैं थोड़ा सा रुकूं, सबकी बात सुन के जाऊं। मैं सुबह से बैठा हूं, आपके सामने हूं, पर क्योंकि कार्यक्रम बहुत हैं, बहुत लोगों से मिलना है, बहुत लोगों को फोन करना है, बहुत जगह जाके मीटिंग करनी है, जगह जगह मीटिंग कर रहा हूं। आज इस जगह जो आया हूं, इसी 6 जनवरी के आंदोलन के लिए मैं आज यहां आपके बीच में आया हूं। यह बहुत इतिहास बदलने वाली घटना हो जाएगी अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।